तो जब हम गॉसेस लॉ को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ जो है, आल्दो हम इसमें गॉसियन सरफेस को ऐसे पिक करते हैं जो सिमिट्री के ऊपर बेस करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी तरह की गॉसियन सरफेस को पिक कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक प्रूफ दूंगा कि जब मैं जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद होता है उसकी सिमिट्री को बुनियाद बना के गॉसियन सरफेस नहीं पिक करूंगा, बल्कि कोई और गॉसियन सरफेस पिक करूंगा और ये दिखाऊंगा कि गॉसेस लॉ जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो हमारे पास जो गॉसेस लॉ है वो क्या होता है कि फ्लक्स जो है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से वो इक्वल होता है क्यू अनक्लोज्ड। सो ये है हमारे पास क्यू अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है और इसको हमने प्रूफ करना है। तो मैं वो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारे पास इन्फिनिट रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो लेट मी टेक एन इन्फिनिट रॉड और मैं उस रॉड को इस कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट दिस बी द इन्फिनिट रॉड और इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट दिस मीन्स इज कि इस रॉड के ऊपर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है ना वो लैम्डा है, विच इज पॉजिटिव। और आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं लैम्डा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज क्यू बाई एल। ओके, तो एल जो है इसकी लेंथ है, इस केस में इन्फिनिट लेंथ की हमारे पास रॉड है और इसकी वजह से हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ और उस केस में चूंकि रॉड की सिमेट्री जो है वो सिलिंड्रिकल है तो मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली थी। बट अब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं लेना चाहते बिकॉज वी वांट टू प्रूव कि आप अगर किसी भी शेप की गॉसियन सरफेस लें तो फिर भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, यानी गॉसेस लॉ जो है उसकी फॉर्म सेम रहती है। सो लेट मी पिक अ डिफरेंट सिमेट्री एंड लेट मी see which color I can pick. Let's take this green color. Let me pick my green first because my colors are mixed. Let's go with parrot. Okay, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ और let's take a spherical गॉसियन सरफेस। अब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं लेते, तो ये हमारे पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना है इलेक्ट्रिक। सिलिंड्रिकल का हमें पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस से भी जो फ्लक्स पास हो रहा है ना वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हमारा गोल है और लेट्स डिफाइन फ्यू पैरामीटर्स फर्स्ट। और पहला पैरामीटर जो है हमारे पास वो ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस है। लेट मी कॉल दिस आर। ओके, मैं इसको कैपिटल आर कह रहा हूँ। और दूसरा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके, अगर आप एक्स एक्सिस नहीं कहना चाहते यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की नहीं बात करना चाहते, जो कि हमने नहीं की थी, मिसाल के तौर पे इस प्रॉब्लम को जब मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैंने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको सॉल्व किया था। ये एक्सिस जो है ये हमारे पास जेड एक्सिस है और इस केस में ये जो एक्सिस था ये रेडियल एक्सिस था, आर एक्सिस था। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर, फाई और जी होते हैं। ठीक है, आर को समटाइम्स रो भी लिखते हैं। सो इट डिपेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे बात ये है कि अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो जो गॉसेस लॉ है ना उसको हम लिखते होते हैं, मैं इसी लॉ को अब दोबारा लिखने लगा हूँ, फाई ई इक्वल्स, इसको हम लिखते होते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ऐसे ही लिखते होते हैं ना, इक्वल होता है क्यू अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो या तो हमारे पास टोटल चार्ज होना चाहिए जो अनक्लोज्ड है, इस जो स्फीयर है जो ग्रीन हमारे पास अब गॉसियन सरफेस है, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फिर भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हमें चार्ज पता हो तो फिर भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे जो फ्लक्स है ना वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक और बात याद रखें, चूंकि हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये जो डी ए की वैल्यू होती है, ये डी ए हमारे पास होता है 4
4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाई के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई, लेट मी चेक कि ये यही होता है और ये होता है। अगर आप डी फाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फिर हमारे पास बनता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये डी ए की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे आपको 4 पाई कह रहा था, 4 पाई किधर से आता है? अगर आप फाई को इंटीग्रेट करें तो आपके पास 2 पाई का फैक्टर आता है, और अगर आप थीटा को इंटीग्रेट करें तो अगेन आपके पास 2 का फैक्टर आता है। तो ओवरऑल ये 4 पाई आर स्क्वायर ही बनता है, जो आपको पता है किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, वो टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डी ए की बात कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी थीटा और फाई डिपेंडेंस क्या है। फाई चूंकि कांस्टेंट है तो आप सिंपली यहाँ पे फाई की जगह पे 2 पाई को भी लिख सकते हैं, और फिर ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, जो हम आगे चल के करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेट्स चेक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता और हमने किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो हम जरा वो सोचते हैं पुराने केस में जो हमारे पास था, जिसमें हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज रॉड था और हम इसके इर्द गिर्द एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते थे। अगर मैं यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँ, ये सिर्फ मैं आपको इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, वरना आप जो रिलेशन होता है ना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के से, उसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये आर होता है, जो ये वाला आर था, लेट मी गेट माय लेजर पॉइंटर, जो ये वाला आर था, ये रेडियस जो है जिसको मैंने कैपिटल आर लिखा है, अगर मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से इसको रिलेट करूं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप हमने जो वो डिस्टेंस जो सिलेंडर का रेडियस था, फर्ज करो ये वाला, उसको स्मॉल आर लिखा था। ओके, तो जो हमारे पास रिलेशन बनता है, लेट मी फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए, और वो था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर जो है स्मॉल आर, ये रेडियस था आपकी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का। मैं उसको भी अभी बनाता हूँ, और इसको अगर आप चाहें तो चूंकि हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग, कुछ किताबें इसके लिए रो का सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली है, तो हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं इधर से ही एक कंपैरिजन बना के कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज करना चाहें तो उसकी फॉर्म जो है वो किस तरह की बनेगी। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है ना, वो हमारे पास सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन ये होता है कि रो या आर जो हमारे पास रेडियस था सिलेंडर का, वो इक्वल होता है आर टाइम्स साइन थीटा के। इसका मतलब है कि अगर मैं रो या आर की ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में पुट कर दूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, यानी इस केस में जो आ जाएगा, वो बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर उसके साथ आर साइन थीटा। ओके, आप इस रिलेशन को देखें। मैं आपको ना इस रिलेशन की एक इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट देता हूं। वैसे आप इसको गूगल के ऊपर देख सकते हैं, जस्ट सर्च ऑन गूगल, बल्कि सारी बुक्स में भी होता है लेकिन गूगल आसान है तो इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जस्ट सर्च के रिलेशनशिप बिटवीन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो आपने ये रेडियल कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, यानी जो आर है स्फीयर का रेडियस, वो कैसे रिलेटेड होता है रो से जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सिलेंडर का रेडियस होता है, तो आपके पास ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, बट आई क्विकली वांट टू गिव यू एन इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट जो आपको ये दिखाएगा कि ये वाकया ही ठीक होता है, यानी ये जो रिलेशनशिप हमने लिखा है ना, ये वाकई ठीक होता है। तो मैं एक लम्हे के लिए ये जो डायग्राम है ना हमारी, इसको थोड़ा सा बिगाड़ने लगा हूँ सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट देने की खातिर, और फिर मैं इसको दोबारा से सही कर दूंगा। सो फर्ज करें कि आपके पास सिलेंडर था, तो जब आपने सिलेंडर लिया था तो हम यूं अज्यूम करते हैं कि फर्ज करें पुराने केस में जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारे पास सिलेंडर की एक दीवार है, ये उस सिलेंडर की दूसरी दीवार है। मैं इसको बनाता हूँ सिलेंडर थोड़ा सा, ये, और ये हमारे पास उस की सिलेंडर का अपर किनारा है, और ये हमारे पास उस सिलेंडर का
लोअर किनारा, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला है ये सिलेंडर है। तो आप देखें मैंने इस सिलेंडर के अंदर ही इस स्फीयर को फिट कर दिया है। अब अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के अक्रॉस, ओके, तो हमारे पास जो रेडियस है इस स्फीयर का वो बराबर है सिलेंडर के रेडियस के, यानी हमारे पास ये जो रो है ये आर के बराबर है। तो इसका मतलब है ये साइन थीटा जो है ये लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आपको पता है साइन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री। और आपको पता है कि सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एंगल थीटा जेड एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। तो ये रहा हमारा जेड एक्सिस। तो जब जेड एक्सिस का आप एंगल इस लाइन के साथ मेजर करते हैं तो इट इज 90 डिग्रीज। इसके अलावा साइन 90 मैक्सिमम होता है। इसके अलावा एंगल की कोई भी अगर वैल्यू होगी तो हमारे पास ये जो साइन थीटा है ना ये 1 से कम वैल्यू देगा। और इसका मतलब है कि रो की वैल्यू जो है वो आर से कम हो जाएगी। और यही वजह है कि आप इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ले लें तो उसके ऊपर हमारे पास एंगुलर डिपेंडेंस आएगी, यानी थीटा डिपेंडेंस आएगी। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर होगी और बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जो सिलेंडर की सरफेस के पॉइंट है अगर आप उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस लेना चाहें तो उसमें थीटा डिपेंडेंस आएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड सो इस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, so I mean you can go the harder way and try to find the electric field actually on the surface of this green sphere, जो spherical Gaussian surface है, which will make your life much harder, but this is the easier way। and the point here is कि हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि गॉसियन सरफेस जो है ना वो किसी भी शेप की आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चूज कर सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप सिमेट्रिकल चूज करेंगे यानी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री को देख के गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो अब हम जरा इस ग्रीन गॉसियन सरफेस के लिए सॉल्व करते हैं गॉसेस लॉ को। फाई ई इक्वल्स ई डॉट डी ए होता है। मैं ई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, डी ए की वैल्यू भी आ गई है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो इसको हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा फाई ई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और ये हमारे पास बनेगा ई की वैल्यू है हमारे पास ये ऊपर आएगा इंटीग्रल और ई की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा। ओके, और फिर हमारे पास है डी ए की वैल्यू जो हमने देखी है और ये इक्वल है आर स्क्वायर डी फाई साइन थीटा डी थीटा। और फिर अब हमारे पास जो डॉट था ना, ये वाला डॉट जो था इधर ही है, ये वाला जो डॉट है इसकी वजह से एक कोसाइन थीटा भी तो आना है। ओके, और ये डॉट जो है ये एंगल बताता है डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। ओके, अब मुझे ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी और मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं कि डॉट की वजह से हमारे पास आएगा साइन थीटा। और आप फौरन कहेंगे कि सर जी साइन थीटा क्यों आएगा, डॉट की वजह से तो कोसाइन थीटा आता है। सो आई एम गोइंग टू प्रूव कि हमारे पास कोसाइन ही है, लेकिन जस्ट बेस्ड ऑन कि आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एंगल कैसे मेजर करते हैं तो उसकी वजह से कोसाइन साइन बन जाता है। सो हाउ डू वी फाइंड दिस एंगल। ओके, तो हमारे पास ये वाला ग्रीन गॉसियन सरफेस थी। मैं इस ग्रीन गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल पैच स्मॉल सी आर का आपको दिखाने लगा हूँ। सेम कलर यूज करूंगा और मैं इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। तो क्या बड़ा करके दिखाऊंगा, लेट्स डू द सेम थिंग, रीड्रॉ दिस डायग्राम। और ये थी हमारे पास हमारा रॉड। ओके, और इस रॉड के वाला ये वाला उप्स लेट मी डिक्रीज द थिकनेस। इस रॉड में हमारे पास ये वाला था रेडियल एक्सिस। ओके, ये वाला हमारे पास जेड एक्सिस था, ये वाला रो था या आर था, जो भी आप इसको कह लें या एक्स कह लें फॉर द मोमेंट। ओके, और हमारे पास इसके इर्द गिर्द मैंने ग्रीन में दिखाई थी सरफेस। सो अब मैं जो गॉसियन सरफेस था ना उसको बड़ा करके दिखाने लगा हूं। तो let this be the Gaussian surface। okay, let it keep it here। चूंकि रॉड जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस में निकलता है तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने लगा हूं। लेट्स यूज दिस ब्लू कलर।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, एक सिंगल लाइन में दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको एंगल प्रूफ करवाने के लिए, वो इस डायरेक्शन में जाएंगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सफेयर को, गॉसियन सरफेस को इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है। लेट मी चेंज माय लेजर कलर टू रेड, दैट वुड बी बेटर। वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। ओके, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एरिया एलिमेंट लेता हूँ, DA लेता हूँ, एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट, आई हैव होपफुली रेड कलर विजिबल। तो ये डायरेक्शन बनेगी मेरी DA की। ओके, दिस इज DA। ओके, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो DA के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और हमने वो कंपोनेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, यानी ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट जो है ये बनेगा DA कोसाइन थीटा। ओके, तो E डॉट DA जो है ना वो बनेगा EDA कोसाइन थीटा। बट द प्रॉब्लम इज हमने ये वाला एंगल यहाँ पे लेना है, लेकिन होता क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एंगल जो हम डिफाइन करते हैं Z, वो एंगल जो थीटा हम डिफाइन करते हैं वो Z एक्सिस के साथ डिफाइन करते हैं, विच मीन्स कि अगर मैं इस रॉड को इसको रीड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर जस्ट क्विकली, क्योंकि रॉड के अगर मैं पैरेलल लाइन लगाऊंगा तो ये हमारा रॉड बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, और फिर ये DA के साथ जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरा असल थीटा एंगल है। ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर जो ये वाला एंगल मेरा बनेगा, ये वाला जो DA और E के दरमियान है, ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा DA कोसाइन 90 माइनस थीटा, और कोसाइन 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। और ये यहाँ पे बल्कि मैं एरो ही लगा देता हूँ, ये वाला साइन थीटा है जो ऊपर मैंने फार्मूला में लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि ये था डॉट प्रोडक्ट की वजह से कोसाइन थीटा ही, बट द वे वी डिफाइन द एंगल, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एंगल Z एक्सिस के साथ डिफाइंड होता है, तो ये साइन थीटा बन जाता है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक साइन थीटा जो है, ये वाला साइन थीटा, लेट्स से ये इस वाले साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाता है, एक R भी कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। तो मेरे पास जो अब एक्सप्रेशन रह जाएगी, लेट्स कीप इट इन द स्क्रीन। तो मेरे पास अब जो फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक्सप्रेशन बनेगी, और वो जो इक्वल थी इंटीग्रल E डॉट DA के, वो अब मेरे पास रह गई है। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाई 2 पाई R कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस फिक्स्ड है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, लैम्डा R बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल के अंदर मेरे पास अब रह जाएगा D फाई, साथ में साइन थीटा D थीटा। फाई की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपको पता है। थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू पाई तक होती है। तो आप इसको इंटीग्रल कर लें, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कोसाइन थीटा होता है। तो इसकी जगह पे, पॉइंट बीइंग कि इसकी जगह पे फाई का इंटीग्रल आप लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रल आप लेंगे तो ये आएगा मेरे पास सिर्फ 2 इंटीग्रल से आएगा, लेकिन साइन का इंटीग्रल चूंकि माइनस को साइन होता है तो एक माइनस पहले से मौजूद होगा, तो ये +2 बन जाएगा। और यूं हमारे पास ये वाला जो फाई E है ना, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। अब मैं E डॉट DA नहीं लिख रहा, ये हमारे पास बनेगा 2 लैम्डा R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अब हमने लिखना है चार्ज की फॉर्म में। चार्ज को हम लैम्डा को कैसे डिफाइन करते होते हैं, लैम्डा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इस केस में हमारे पास कितनी लेंथ में चार्ज है, सफेयर की जो लेंथ है ना, रॉड की इधर से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ जो है वो सफेयर के अंदर है, और ये लेंथ उसके डायमीटर के बराबर है सफेयर के, जो कि 2 टाइम्स R होता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो लैम्डा है ना वो Q/2R बन जाएगा। और अगर ये Q/2R बनता है तो यहाँ से हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 2 लैम्डा R। 2 लैम्डा, लेट मी राइट R इन अ बेटर वे, ये बन जाएगी 2 लैम्डा R। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, और बिल्कुल यही चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे
न्यूमिरेटर में है, तो इसका मतलब है कि इस न्यूमिरेटर को हम सिंपली Q से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे पास जो फाई ई बन जाएगा ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपको पता है क्या होता है हमारे पास गॉसेस लॉ। तो आप देखें कि हमने गॉसेस लॉ को प्रूव कर दिया है बाई टेकिंग अ नॉन सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी हमने एक रॉड लिया है और जनरली रॉड की जो सिमेट्री है वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है, लेकिन हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके उस रॉड के लिए साबित कर दिया है कि जो गॉसेस लॉ है इट स्टिल होल्ड्स। ओके, 20 मिनट मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस प्रॉब्लम के ऊपर 20 मिनट लगेंगे, बट इट हैज सम डिटेल। नाउ आई हैव फ्यू मोर प्रॉब्लम्स जो आप समझ सकते हैं कि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस ही है, मीनिंग गॉसेस लॉ को आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। सो आई वांट टू सॉल्व देम, सो दिस वुड बी द rest of our lecture. So this was also, by the way, I guess मैंने बताया नहीं आपको, this was problem 24 in the book of Halliday, Resnick and Crane. अब मैं करने लगा हूँ problem 25 और उसके बाद मैं करूँगा problem 22, और उसकी रीज़न ये है कि 24 के बाद 25 जो है ना, it's still simpler than 22. Like 22 is little bit harder. आप देखेंगे कि अगर आप 25 को पहले करते हैं 22 से, तो आपको लगेगा कि ओके ये हम अब आसान से थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। और फिर मैं करूंगा प्रॉब्लम 14। सो दिस इज एक्सरसाइज 24। अभी मैं एक्सरसाइज 25 करने लगा हूँ, फिर एक्सरसाइज 22 करूंगा, फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम 14 करूंगा। प्रॉब्लम 14 हम देखेंगे इट्स प्योरली इन वेक्टर फॉर्म, यानी हम इस तरह स्केलर नहीं डील करेंगे। सो दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स इनको करने का मकसद यही है कि ये कोर्स पूरा हो ताकि आपको पता हो कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ दिस एंड दे आर इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम 25। सो दिस इज एक्सरसाइज 25, और अगर आप देखें तो अगेन इट्स अ सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम, लेकिन अब हम कोई वायर नहीं ले रहे, हम सिलेंडर ही कंसीडर कर रहे हैं। और हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और हम उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर और उसके बाहर कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट उन्होंने बताया हुआ है। सो लेट मी क्विकली रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, अगेन इन्फिनिटली लॉन्ग है और उसका रेडियस आर है। पार्ट ए में कहता है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सिलेंडर सच दैट आर इज लेस देन आर, विच मीन्स दैट हम उस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो इनफैक्ट हमें जवाब दिया हुआ है, हमने सिर्फ ये साबित करना है कि इनफैक्ट यही जवाब आता है। और फिर पार्ट बी में हमें कहता है कि व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन फॉर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के बाहर कैलकुलेट करना चाहें, यानी स्मॉल आर जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो अब अगर कैपिटल आर से ज्यादा है तो फिर आपके पास जवाब क्या आएगा। तो लेट मी क्विकली ड्रॉ सिलेंडर। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, आई बिलीव इट्स अ गुड इनफ सिलेंडर, एंड रिमेंबर दैट इट्स अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, इट्स नॉट हॉलो। इनफैक्ट हॉलो सिलेंडर में नेक्स्ट प्रॉब्लम में करने वाला हूँ, और यही रीजन थी कि मैं क्यों सॉलिड को पहले कर रहा हूँ, बिकॉज चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम, और ये प्रॉब्लम आसान है कंपेयर टू द हॉलो सिलेंडर जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सो आसान से मुश्किल की तरफ। तो ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इसकी चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है। वाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? बिकॉज इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर साबित करना है कि वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। सो स्टेप्स सिंपल है, आपको पता है आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेनी है। सो लेट मी टेक अ स्मॉल गॉसियन सरफेस इनसाइड दिस सिलेंडर। सो लेट्स से दिस इज अ स्मॉल गॉसियन सरफेस। ओके, आई नीड टू redraw this cap. So let's see if we can make it. Of course we can make it. I can't copy it, so let's forget about this and try to make another one, and I got successful. So ये ग्रीन वाला जो है ये हमारे पास गॉसियन सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है आर। मैं इसका रेडियस स्मॉल आर चूज कर रहा हूँ बिकॉज प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में बताया गया है। तो अब हमने ये दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। लेट मी फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर गाउसेस लॉ, और गाउसेस लॉ की एक्सप्रेशन होती है फाई ई इक्वल्स इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये लेफ्ट हैंड साइड प्योरली हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस का एरिया है।
और ये इक्वल होता है Q अनक्लोज्ड इस ग्रीन गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज अनक्लोज्ड है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट साइड आपको पता है बहुत आसान होती है। इस पॉइंट के ऊपर ग्रीन जो है हमारे पास गॉसियन सरफेस, इसकी जो ये रेडियल लाइन है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर बाहर की तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस रेडियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया के पैरेलल है, सो ई डॉट डी ए बन जाएगा। इन दो सरफेस से आप फर्ज कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है तो इनके साथ वो परपेंडिकुलर है, सो नो कंट्रीब्यूशन टू दिस इंटीग्रल। सो ये इंटीग्रल हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी। सिंपली मैं इसको लिखने लगा हूं ई डी ए, और E कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और dA जो है ये एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, और चूंकि ये सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एरिया आपको पता है 2 पाई आर एल होता है टोटल। तो ये हमारे पास बन जाएगा E मल्टीप्लाई, अभी ये डॉट जो है ये मल्टीप्लीकेशन है, और ये बन जाएगा 2 पाई आर। और अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इसकी लेंथ जो है फर्ज करो ये L है, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एल, और राइट साइड हमारे पास आ जाएगी Q अनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q अनक्लोज्ड इज द मेन थिंग आपको पता है जो आपने कैलकुलेट करनी होती है। और अगेन इस प्रॉब्लम को 22 से पहले पिक करने का मकसद यही है कि चार्ज डेंसिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकें, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है और चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सिलेंडर। तो आपको ट्रिक याद होगा कि हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रिक ये था कि चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हमारे पास चार्ज, टोटल चार्ज वेट इज लेट्स से Q डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये जो बिगर आपने ये जो ग्रे कलर में दिखा हुआ है, और ये चूंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो यही चार्ज डेंसिटी वैलिड होनी चाहिए Q अनक्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस है ग्रीन वाला सिलेंडर जो है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन, सो आई एम गोना राइट इट एज Vg। और चूंकि हमें Q अनक्लोज्ड चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास फौरन से Q अनक्लोज्ड आ जाता है Q टोटल जो चार्ज है, और ये हम लिख सकते हैं डेंसिटी की फॉर्म में सिंस डेंसिटी इज गिवन, और ये बन जाएगा V गॉसियन डिवाइडेड बाय V टोटल। गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है सिर्फ रेडियस का फर्क है, बाकी तो सारा सेम है। तो लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर। तो ये हमारे पास बनेगा Q अनक्लोज्ड इज इक्वल टू टोटल चार्ज, और ये बन जाए पाई आर स्क्वायर एल होता है सिलेंडर का जो है वॉल्यूम। ओके, तो इस केस में ये बन जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, और जो बड़ा सिलेंडर है उसका टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस कैपिटल आर है, मल्टीप्लाइड बाई एल। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई भी कैंसिल हो जाएगा राइट साइड पे, एल भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो Q अनक्लोज्ड है, इस तरह का हम वॉल्यूम का प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं सफेयर का, ठीक है, तो ये बस उसी के रिलेटेड था। वो इक्वल आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई गॉसियन सरफेस के रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर। तो दिस इज द Q अनक्लोज्ड। और एक दफा Q अनक्लोज्ड आ गया हमारे पास तो फिर हम फौरन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। तो अब मैं जरा इस एक्सप्रेशन को कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ से करते हैं कॉपी, हमारे लिए आसान रहेगा, और इसको नीचे लेके जाते हैं ताकि हम अपने जवाब को लिख सकें। तो इधर ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी, और अब मैं जो Q की वैल्यू, Q अनक्लोज्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। एक एप्सिलॉन का फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, और ये हमारे पास, मैं इधर इसको लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब हम मजीद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये बन जाएगा E इक्वल्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये सारा फैक्टर जो लेफ्ट साइड पे है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल वाला, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्म बनी है। ओके, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो स्मॉल आर है उसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा टोटल चार्ज है ना, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस वन। चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन करते हैं रो इक्वल्स टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम।
और यहाँ से हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो बनेगी रो टाइम्स V, और रो कांस्टेंट है और V जो है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल। ओके, तो मैं Q की जगह पे रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर एल लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा Q जो कि अब हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल के बराबर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल। और अब हम सारी चीजें जो कैंसिल होती हैं वो करने लगे हैं। सबसे पहले ये आर स्मॉल स्क्वायर वाला जो है ना, ये इस आर से जाएगा, ये एल इस डिनोमिनेटर में एल से जाएगा, ये पाई जो है ये इस पाई से जाएगा, और ये आर स्क्वायर इस कैपिटल आर स्क्वायर से जाएगा। और आप देखें तो हमारे पास न्यूमिरेटर में सिर्फ रो आर बचा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स न्यूमिरेटर में हमारे पास रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते थे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है आंसर के तौर पे कि आप शो करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। आप देख लें कि ये देख लें, ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर आप चाहते तो इस आंसर को आप इधर छोड़ सकते थे, ओके, ये भी सही आंसर है, लेकिन ये चार्ज की फॉर्म में है। हमसे कहा गया था कि आप अपने जवाब को चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखें। सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ चार्ज बैक इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। आई मीन दीज आर बोथ आर द राइट आंसर्स, बट द मेन थिंग इज कि आपसे डिमांड किस चीज की गई है। सो यू राइट योर आंसर बेस्ड ऑन द डिमांड। डिमांड का मतलब है कि या आपसे जो बुक में क्वेश्चन है वो आपको कहेगा कि आप इस तरह मुझे आंसर दें, या फिर अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको एग्जाम बताएगा कि मुझे आंसर डेंसिटी की फॉर्म में चाहिए या चार्ज की फॉर्म में, बट बोथ आर करेक्ट आंसर। सो एक्चुअली मैं इसके गिर्द भी सर्कल लगा देता हूं कि हमारे पास ये भी एक सही जवाब है। ओके, ये बोथ जो है, आई मीन इसमें से जो कैंसिलेशन होती है वो आप कर दें। मैंने नहीं की बिकॉज आई वाज लुकिंग टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। सो मैंने यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं की। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि अगर बाहर हम लें, इस सिलेंडर के बाहर इधर कहीं गॉसियन सरफेस लें, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी क्या फॉर्म होगी। सो आई एम गोना टेक अ गॉसियन सरफेस, अ बिगर गॉसियन सरफेस लेट्स से, और वो इस सिलेंडर के बाहर है। तो मैं यहाँ पे ये अब येलो वाली गॉसियन सरफेस बनाने लगा हूं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये वाली, ये सिलेंडर से बाहर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब ये येलो वाला सिलेंडर है हमारे पास जो बाहर है, और अब मैं इस येलो वाले का रेडियस जो है वो आर कहने लगा हूं। सो बी वेरी केयरफुल। सो जब मैं देखिए, मैंने ग्रीन वाले जो सिलेंडर था उसके रेडियस को भी आर कहा था, लेकिन वो मेरा पहला पार्ट था प्रॉब्लम का। अब मैं अपने वेरिएबल्स को रीडिफाइन करने लगा हूं, और इसलिए मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं। तो अब मेरा जो आउटर बिगर गॉसियन सरफेस है, जो ओरिजिनल हमारे सिलेंडर से बड़ी है, उसको मैं अब रीडिफाइन करने लगा हूं कि इसका रेडियस भी मैं आर कहता हूं। इसलिए मैंने दो मुख्तलिफ कलर से लिखा है, एक को ग्रीन से, दूसरे को व्हाटएवर ये येलोइश कलर जो भी है। ओके, सो बी केयरफुल। अगेन आप सेम रूल अप्लाई करें, और मेरा तो दिल है कि मैं आपके लिए छोड़ दूं यहाँ पे लिख के। सो लेट्स सी, सो दिस इज बी पार्ट, और इस केस में हमारे पास जो फाई ई है वो किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी ए, और राइट साइड बनेगी क्यू अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की फॉर्म है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, एंगल 0 है, तो ये सिंपली ई डी ए बन जाएगा। लेकिन अब जो एरिया है ना वो बिगर गॉसियन सिलेंडर का है, तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी ई टाइम्स 4 पाई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, और जो राइट साइड है वो क्यू अनक्लोज्ड है। और इस वक्त तो जितना का सारा जो सिलेंडर है वो सारा ही अनक्लोज्ड हुआ है, बिकॉज इस डायग्राम में आप देखें। ओके, तो ये सारे का सारा, ये जो ग्रे सिलेंडर है ये सारे का सारा ही अनक्लोज्ड हुआ है, तो सारे का सारा चार्ज जो है वो इनसाइड ही है, इसके क्यू अनक्लोज्ड ही है। तो इस केस में हमारा जो क्यू अनक्लोज्ड है वो सिंपली टोटल चार्ज Q है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट से। ये इस लिहाज से फिर ये थोड़ा सा आसान भी था कि हमारा जो चार्ज है वो सारे का सारा इसके अंदर है। इसको आप चाहें तो डेंसिटी की फॉर्म में लिख लें, और
Q को आप डिफाइन करते हैं रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो ये बन जाएगा रो टाइम्स वॉल्यूम, ये ऊपर मैंने पहले पार्ट में लिखी भी है, रो टाइम्स वॉल्यूम जो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देख लें कि डायरेक्टली यहीं पे हमारे पास ये लेंथ भी कैंसिल आउट हो जाती है और पाई भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है ना वो आएगा रो टाइम्स आर स्क्वायर, सो रो टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट r। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना वो ये वाली आती है। ओके, तो अब आप डिपेंडेंस देख लें, ये दो तरह की डिपेंडेंस है, एक कैपिटल आर के ऊपर, एक स्मॉल आर के ऊपर। स्मॉल आर जो है ना हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और गॉसियन सरफेस जो है अगर आप देखें तो ये सिलेंडर से बाहर लाई करती है, और ये आपको ये बता रही है कि आप बड़ी गॉसियन सरफेस लें, ज्यादा रेडियस की, बड़े रेडियस की गॉसियन सरफेस लें, मीनिंग जैसे जैसे आप सिलेंडर से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि आप चूंकि अब किसी दूर के पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो, बट देयर इज वन डिफरेंस इंटरेस्टिंग। आपको पता है ना कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस केस में रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, सिलेंडर का या रॉड का, मीन दे आर ऑल this shape, of this shape, okay, 1 divided by r, so it varies much slowly compared to the electric field of a point charge with distance, okay। so ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये जवाब में से आप इन्फर करते हैं, यही वो चीज है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। आई मीन नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछता है कि एक सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो आप एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके 1 by r square, शायद आप 1 by r square उसका आंसर दे दें, बट रिमेंबर 1 by r square इज फॉर पॉइंट चार्ज। सिलेंडर के लिए डिपेंडेंस आप देख लें कि कीपिंग द रेडियस ऑफ रेडियस कैपिटल R, डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट फिक्स बिकॉज दीज आर कांस्टेंट, ये वो फैक्टर हैं जो आपको पहले से मौजूद मालूम है या ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ R वो फैक्टर है जो डिस्टेंस बता रहा है सिलेंडर से उस पॉइंट का जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन स्मॉल r, जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का सिलेंडर से जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सो दिस इज द r डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, इन द केस ऑफ सिलेंडर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। आई मीन जवाब निकालना मकसद नहीं होता, जवाब निकाल के उसके ऊपर सोचना, उसको समझना मकसद होता है। आई मीन मैं भी पागल हूँ, आपको कहता रहता हूँ, आई मीन I don't know whether you care or not, but let's move towards next problem, which is little bit, I mean, harder than this one because it's different, right? Okay, so exercise 22. आपको याद होगा अगर आपने मैकेनिक्स में देखा है तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद थी 5वें चैप्टर की। इट वाज प्रॉब्लम 5.18, हेलिडे रेज़निक करेन की बुक फिजिक्स 5th एडिशन का, 5th आई मीन ये 4th एडिशन में भी था लेकिन 5th में जो है प्रॉब्लम 18 था। वो मुझे बहुत पसंद था बिकॉज इट गोज बैक टू माय डेज ऑफ अंडरग्रेड, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में BS का स्टूडेंट था। सेम इज द केस विद दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स में किया था एंड इट अगेन टुक इंटायर डे एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, इट्स अ वंडरफुल प्रॉब्लम। सो इसकी हम स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं फिगर की फॉर्म में और फिर देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को जो हमें कैलकुलेट करनी है। सो स्टेटमेंट हमें कहती है पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। सो इट्स अ शेल, नाउ इट्स नॉट अ सॉलिड सिलेंडर, इट्स सॉलिड फॉर सम पार्ट, ओके, लेकिन अंदर से ये खाली भी है। एट व्हाट रेडियल डेप्थ बीनीथ द आउटर surface of the charge distribution is the electric field strength equal to 1/2 the surface value? This is the hint जो आपने यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो 3 लाइन है, 2-3 लाइन है स्टेटमेंट की, बट like a huge amount of information packed in that. So जो कंडीशन हमारे पास डायरेक्टली है ना मैं उसको अंडरलाइन करने लगा हूँ। Here's the condition: at what radial depth beneath the outer surface of the charge distribution is the electric field strength equal to 1/2 of its surface value? Okay, तो हमने इसको भी डायग्राम में शो करना है so that we are
क्लियर कि हम क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं. सो लेट मी फर्स्ट try and make this cylinder, which is not solid cylinder but hollow cylinder with some inner radius and outer radius, which means it has some thickness. I'm gonna draw it. ओके तो ये मैंने इस डायग्राम को बनाने की कोशिश की है. अब आप ये देखें कि ये हमें बता क्या रही है. हमारे पास कुछ रीजन हैं, ओके, और मैं उन रीजन्स को यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ. एक हमारे पास है ये वाला रीजन सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, ये वो रीजन है जो खाली है, ओके. और इस रीजन का जो रेडियस है ना, मुझे अरेज करना पड़ेगा. लेट मी यूज द सेम कलर. ये कलर ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वाला जो रीजन है ना ये खाली है. तो रीजन जो खाली है ना उस रीजन का जो रेडियस है ना हमारे पास ये वाला, ये है हमारे पास r, और जो टोटल रेडियस है वो ये वाला है कैपिटल R, 2r, ये है हमारे पास. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट ताकि हमारे पास सिचुएशन जो है ना वो वाजे हो. तो ये जो पर्पल है ना इसका रेडियस 2r है, ओके. तो ये जो इनर रेडियस है जहाँ पे मैंने ग्रे करली क्रॉस लाइन लगाई है ना ये खाली है. तो हमारा जो सिलेंडर है ना ये सिर्फ इस रीजन में सॉलिड है, इस रीजन में और इस रीजन में, आउटर रीजन में सॉलिड है, ओके. और इसी रीजन में हमारे पास चार्ज डेंसिटी है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके. और हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहाँ पे करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कंडीशन क्या है, वो ये लाइन है जो मैंने रेड अंडरलाइन की है, ओके. हमें कहा गया है कि एट व्हाट रेडियल डेप्थ बीनीथ द आउटर सरफेस. तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना वो आउटर सरफेस के से अंदर फाइंड करना है. ये लाइन है हमारे पास आउटर सरफेस, ओके. और हमने जो डिस्टेंस बताना है ना वो ये हमने एक पॉइंट लेना है. लेट मी टेक विच कलर आई एम गोना यूज येलो. तो फर्ज करें कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ओके. तो इस आउटर सरफेस से जो ये वाला डिस्टेंस है ना ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, ओके. मैं इसको लिखने लगा हूं, लेट्स कॉल दिस x. ये वो है जो हमने फाइंड करना है. वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ओके. अब टोटल डिस्टेंस जो है ना वो सेंटर से आउटर सरफेस का वो 2r है, ठीक है. जो आउटर रेडियस है वो 2r है. तो हमने उसके अंदर इस फासले को x को फाइंड करना है, ओके. अगर वो वाला x है तो आप देखें कि जो ये वाला फासला है जो सेंट्रल लाइन से बनेगा, जो ये वाला फासला है ये क्या बनेगा हमारे पास 2r माइनस x, ओके. यहाँ पे हमें 2r माइनस x की भी जरूरत नहीं है, और उसकी रीजन ये है कि हमारा जो चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वो इस लाइन से, अगेन मुझे यहाँ पे हाइलाइटर लेने दे, इस लाइन से इस लाइन तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. इनके अंदर या इनके बाहर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है. तो चार्ज यहां से शुरू होता है और इस पॉइंट तक जाता है, ओके. और ये पॉइंट जो है ना ये r फासले के ऊपर है, और ये पॉइंट जो है ना ये 2r फासले के ऊपर है. तो जब हम पॉइंट लेंगे ना ये वाला, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर हम गॉसियन सरफेस लेंगे और हम ये देखेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ओके. और दूसरे पॉइंट के ऊपर हमने इस सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज हमारे पास कंडीशन में ये कहा गया है, फिर से पढ़ें. एट व्हाट रेडियल डेप्थ बीनीथ द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is the electric field strength equal to 1/2 of the surface value. So I'm gonna write this condition now in mathematical form. हमारे पास condition ये है कि E at point X this should be equal to 1 divided by 2 E at the surface. और ये हमारे पास वो point है जो E surface को देगा. तो अब आप देख रहे हैं कि हमने अपनी सारी जो शरायत थी या सारी इंफॉर्मेशन जो थी ना उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. एक दफ़ा आपने ये कर लिया तो जो रेस्ट वाली जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ना वो आसान हो जाती हैं. तो हमने ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. उस फार्मूले से हमें हमारे पास जो है ये x फासला आ जाएगा, ओके. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल वही काम है जो हम अभी करके आए हैं, सिलेंडर के लिए गॉसेस लॉ को यूज करना. और सबसे पहले चूंकि हमारे पास सरफेस जो है उसके अंदर सारे का सारा चार्ज आ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान है. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने लगा हूँ सरफेस के ऊपर, और अब मैं इस फाई ई को फाई ई एस लिखने लगा हूँ, और ये मुझे देगा E surface electric field surface multiplied by dot dA equals Q unclosed by this surface divided by epsilon naught. सिंपल जो गॉसेस लॉ का फार्मूला है.
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो डी ई डॉट डी ए सिंपली ई डी ए बन जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने कहा है ई सरफेस, और मल्टीप्लाइड बाई, अब ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और डी ए जो है ना ये मेरे पास एरिया है इस गॉसियन सरफेस का। यानी इस केस में मैं, अब गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ नहीं की, लेकिन आपको पता है कि इस केस में मैं गॉसियन सरफेस जो है ना बिल्कुल इस आउटर सिलेंडर के ऊपर ले रहा हूँ। ओके, तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस बनता है ना वो ये पर्पल लाइन है जो 2r के बराबर है, तो ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, और यहाँ पे r बजाते खुद 2r के बराबर है, लेंथ हम इस गॉसियन सरफेस की एल ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पाई, और r होता है तो r बजाते खुद हमारे पास 2r है, तो ये बन जाएगा 2 पाई 2r मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इक्वल्स Q अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम Q अनक्लोज्ड कैलकुलेट कर लें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q अनक्लोज्ड इस केस में क्या है, आप ये देखें कि चार्ज कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। चार्ज R फासले के ऊपर स्टार्ट होता है और फिर ये R से 2R तक पड़ा हुआ है सिलेंडर के अंदर। तो जब आप वॉल्यूम लिखेंगे ना, यानी जब चार्ज अनक्लोज्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो आपको वॉल्यूम के लिए केयरफुल रहना है। तो Q अनक्लोज्ड सिंपली हमारे पास टोटल चार्ज है, क्योंकि हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो आउटर सिलेंडर के ऊपर लाई करती है, तो Q अनक्लोज्ड इज सिंपली Q, और ये हमारे पास होता है रो टाइम्स V, और रो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, और V जो है ना पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो अब ये बन जाएगा पाई एल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, और R अब हमारे पास डिफरेंस है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ओके, आउटर रेडियस हमारे पास 2r है, इनर रेडियस जो है वो हमारे पास है r, तो अब ये बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर बन जाएगा माइनस r स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास वॉल्यूम है, और यहाँ पे हमारे पास Q अनक्लोज्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3 रो पाई एल आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हम ऊपर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाली में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर वो आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में तो यही वैल्यू आएगी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करने लगा हूँ, कॉपी पेस्ट, न्यूमरेटर में यही आएगा, डिनोमिनेटर में वो टर्म आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, और जो थी हमारे पास 4 पाई कैपिटल R L। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कैंसिल होंगी, मैं उनको कैंसिल करने लगा हूँ। पाई कैंसिल आउट होता है, पाई कैंसिल आउट होता है, एक R भी कैंसिल आउट हो जाएगा और L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक फैक्टर मैं लिखना भूल गया हूँ, और वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है जो यहाँ पे मौजूद था यहाँ पे। ओके, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना वो आता है 3 R रो डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और अब मुझे क्विकली ज़रा चेक करने दें कि ये आंसर करेक्ट है, विच मीन्स कि मैंने नोट्सों में भी यही निकाला हुआ है 3 रो R बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ तक ये ठीक है। ओके, ये हमने सरफेस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब आता है ट्रिकी पार्ट, अब हमने इस पॉइंट के ऊपर भी कैलकुलेट करना है, ये वो पॉइंट है। ओके, जब मैं अपनी गॉसियन सरफेस इस पॉइंट के ऊपर लूंगा, अब मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे हमारी गॉसियन सरफेस होनी है, क्योंकि बाकी काम तो मैथमेटिकल होता है। अब हमने गॉसियन सरफेस इस पॉइंट के ऊपर लेनी है। ओके, जब इस पॉइंट के ऊपर गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमारे पास, अब मैं दोबारा इसको रीअप्लाई करने लगा हूं, फाई ई, और ये अब पॉइंट एक्स के ऊपर है, और ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स क्यू अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला, different application. Okay, I'm enjoying it. So again electric field और area element parallel हैं, तो लेफ्ट साइड जो है हमारे पास वो सिंपली क्या बन जाएगी, EDA, E जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और अब हमने लेना है DA गॉसियन सरफेस का एरिया। ओके, और अगर आप देखें तो इस केस में हमारे पास जो गॉसियन सरफेस का एरिया बनेगा ना वो है ये वाला फासला हमारे पास, ये वाला फासला,
आर जो है ना इस वक्त हमारे पास गॉसियन सरफेस का वो ये वाला डिस्टेंस है। ओके, ये वाला डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस को कहने लगा हूं, अब मैं यहाँ पे इसको इसी ब्लू कलर से कहने लगा हूं, जो ओके ब्लू कलर, ये वाला जो है ना इस डिस्टेंस को मैं y कहता हूँ। ये y जो है ना ये रेडियस है गॉसियन सरफेस का, जो मैंने पॉइंट x के ऊपर, जो इस पॉइंट के ऊपर लिया है। x भी फासला है, x भी पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट को, why didn't I give the name to point? Let's call this point P. ओके, तो अब हमने गॉसियन सरफेस पॉइंट P के ऊपर ली है और इसका रेडियस जो है वो y के बराबर है। तो अब हमारे पास E डॉट जो एरिया बनेगा ना वो 2 पाई YL बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा 2 पाई, क्योंकि रेडियस y है तो YL, और इक्वल्स Q अनक्लोज्ड अब हमने कैलकुलेट करना है। ओके, Q अनक्लोज्ड अब अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अब हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो अनक्लोज्ड नहीं है, सो हमें वॉल्यूम के बारे में भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, तो ये अब हमारे पास बनेगा अगेन Q अनक्लोज्ड जो है वो किसके इक्वल होगा, जो चार्ज अनक्लोज्ड है, और ये हमारे पास बनेगा रो की फॉर्म में, रो टाइम्स वॉल्यूम। ओके, आप इसको सिंपली यूं कर लें, बल्कि लेट्स कैलकुलेट इट अगेन। वही रूल जो हम पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं, और वो रूल था हमारे पास कि आप क्या करते हैं, Q अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस इक्वल्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ओके, यही हम करते आए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो Q अनक्लोज्ड है ना वो बन जाएगा Q अनक्लोज्ड इक्वल टोटल चार्ज टाइम V गॉसियन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम नहीं कैलकुलेट किया, सो लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और इट शुड बी पाई L, पाई R स्क्वायर L होता है, और R स्क्वायर हमारे पास क्या है, ओके ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास था ये 3R स्क्वायर, 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, तो अब हम V गॉसियन कैलकुलेट करते हैं, और V गॉसियन हमारे पास बनेगा पाई टाइम्स L टाइम्स ये फैक्टर तो सेम है। अब हमने देखना है कि कितना वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का जिसके अंदर चार्ज अनक्लोज्ड है। तो आप डायग्राम के ऊपर जाएं तो हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ली थी, और ये पॉइंट P तक हमारे पास फासला y था, और चार्ज कहाँ से शुरू होता है, इस फासले R के ऊपर से, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आएगा पाई L y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो Q अनक्लोज्ड आ जाएगा इस केस में, ये बनेगा Q V गॉसियन विच इज पाई L y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई L इंटू 3R स्क्वायर। लेकिन ये जो टर्म लिखी हुई है ये सिर्फ वॉल्यूम है बिगर सफेयर का, और ये इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इस Q को, ये जो टोटल चार्ज है इसको वॉल्यूम की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यानी मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, लेट मी राइट इट हियर, अगर Q को मैं रो V सब्स्टिट्यूट करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा रो V मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर। लेट मी कॉपी दिस फैक्टर, पेस्ट इट हियर। तो अब ये जो कैपिटल, ये जो V है ना, असल में ये सारी ये चीज है जो डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास अब लेफ्ट साइड जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी E इस पॉइंट P के ऊपर। ओके, और ये था 2 पाई YL, और ये इक्वल आ जाएगा रो टाइम्स पाई L y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास जो कैंसिल आउट होता है वो L कैंसिल आउट होता है, पाई कैंसिल आउट होता है, 2 कैंसिल आउट नहीं होता। तो हमारे पास जो EP है ना ये बन जाएगा रो इंटू y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, और एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर हमारे पास इधर पहले से मौजूद था क्योंकि वो तो हमेशा से है ही है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट P के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमने जो मेन चीज़ थी ना वो कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशन में जो दी हुई थी, और उधर से हम ये फासला कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड था।
सो लेट्स डू दैट। वापस जाते हैं, मैंने ये कंडीशन लगाई थी ई एक्स को एक्चुअली मैंने ई पी कह दिया है, तो मैं इस ई एक्स को अब ई पी लिखने लगा हूं। तो इस कंडीशन के अंदर अब हमने क्या करना है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई पी भी आ गया, ई एस भी आ गया, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो हमारे पास जो कंडीशन है, अब कंडीशन थी हमारे पास ई पी इक्वल्स 1/2 ई एस। ओके, तो ई पी की वैल्यू हमारे सामने है, ये वाली मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन कॉपी एवरीथिंग। I'm missing a square which I'm not worried about, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा और ये इक्वल आ जाएगा 1/2। और अब मुझे ई एस की वैल्यू चाहिए जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है। सो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर। और इसके बाद बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस फासले के लिए, ये अभी इंटरेस्टिंग है। तो मैं y के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 2r माइनस y जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, x, वो फासला जो सरफेस से अंदर है। याद रहे कि हमें ये वाला फासला चाहिए, ये वाला फासला, ये वाला, ये ऑरेंज सी लाइन है। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये ब्लू वाला y कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। और अगर हम 2r में से y को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी नीड। ओके, क्वेश्चन डिमांड्स वेरी क्लियरली कि हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे इस जस्ट द अलजेब्रा। ओके, सो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये रो भी कैंसिल आउट होता है। तो आप देखें कि हमारे पास सारे जो कांस्टेंट फैक्टर्स थे ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4y² माइनस 4r² इक्वल्स 3r। तो आप देख लें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है r के अंदर। लेट मी डबल चेक कि ये हमारे पास यही बनता है 4y²। मैं अपना भी चेक करना चाहता हूँ। 4y² माइनस 4r² माइनस 3r। देयर शुड बी अ फैक्टर ऑफ y, और वो फैक्टर कहाँ पे आएगा, लेट्स फिगर आउट। सो देयर शुड बी अ फैक्टर ऑफ y, और वो फैक्टर ऑफ y ये वाला है जो मैंने यहाँ पे मिस किया है। ये y वाला फैक्टर जो है ना, मैंने इधर डिनोमिनेटर में नहीं लिखा। तो ये y वाला फैक्टर जो है ये यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक y वाला फैक्टर होगा, तो ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 4y² माइनस 4r² माइनस 3ry। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। तो आप y के रूट्स फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। अब कम से कम मैं आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको पता है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 3, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 3/8r प्लस माइनस 1.06r। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 जवाब आएंगे। एक जवाब जो है वो r से कम होगा और एक जवाब जो है वो r और 2r के दरमियान होगा। मैंने जो r से कम जवाब है उसको नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको रीजन देता हूं कि मैं उसको क्यों इग्नोर कर रहा हूं। तो जो y की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, वो आती है 1.443r। ओके, ये y की वैल्यू है। और यहाँ पे हमारे पास जो x था, जो हमें फासला चाहिए था, वो क्या होता है 2r माइनस y। लेट मी राइट देम लिटिल बिट बिगर। तो ये होता है 2r माइनस y, और आप 2r में से ये फैक्टर मनफी करेंगे तो ये बनेगा 0.557r। तो ये है जी आंसर हमारा, कि अगर जब हमारा पॉइंट जो है वो इतना फासला सिलेंडर की आउटर सरफेस से अंदर हो, इतना फासला, ये वाला जो फासला है ना, ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, ये वाला x, ये आउटर सरफेस से कितना अंदर है 0.557r, इतना अंदर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो आप देख रहे हैं कि इट वाज अ लिटिल बिट इवन कॉम्प्लिकेटेड और मोर इन्वॉल्व्ड देन द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व्ड। ऑल्दो ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज बुक के अंदर 22 है, जो मैं पहले कर चुका हूँ वो 25 है, बट आई रियलाइज कि 25 इज इजियर टू हैंडल देन 22, एंड दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट, बिकॉज़ इट्स जस्ट makes you think a lot on the problem. और
सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने क्या फाइंड करना है। हमने x लेना था लेकिन किया y फाइंड है, और फिर y से हमने x फाइंड किया। सो इट वाज क्वाइट लॉन्ग प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू दैट आई विल गिव यू द रीजन कि यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो मैंने ये क्यों ली है, 1.44 r क्यों ली है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमारे पास एक और वैल्यू भी आएगी y की, वो r से कम होगी। उसको क्यों इग्नोर किया, वो हमारा प्रॉब्लम हमें बताता है। आर से कम होने का मतलब है कि वो पॉइंट इधर लाई करता, लेकिन हमने फिजिकल बुनियाद पे, रीजनिंग की बुनियाद पे पहले ही कहा है और हमें प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि हमारा पॉइंट जो है ना वो आर और 2r के दरमियान लाई करता है, विच मीन्स कि ये जो वाई डिस्टेंस हमने मेजर किया है इसकी सिर्फ वो वैल्यू सही है जो आर और 2r के दरमियान आएगी, और वो 1.443 थी। जो दूसरी वैल्यू है जो आर से कम आती है वो इस रीजन में लाई करती है, लेकिन इस रीजन में तो कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि ये रीजन तो खाली है, और अगर रीजन खाली है तो ये तो हमें पता है इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बाद अगर आप बाहर लेते हैं तो उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। ये तो गॉसेस लॉ में कहता है। तो इसलिए जो वैल्यू इस रीजन में आती है ना वाई की, उसको हम इग्नोर करते हैं कि वो रीजन जो है ना वो अनफिजिकल वैल्यू है। इट्स जस्ट द आउटकम ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी आर यूजिंग। जो हमारी रियल वैल्यू है वो ये वाली है जो इस रीजन में लाई करेगी, एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस आंसर y इक्वल्स 1.44r, एंड देन हमें x चाहिए था तो उसको आप 2r में से y को माइनस करें तो आपके पास ये वाला जवाब आता है। आई सेड कि मैं एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, और अनफॉर्चुनेटली पहले ही 1 घंटा हो गया इन 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर, सो आई विल लीव दैट फॉर द मोमेंट, और मैं देखूंगा कि मैं उसकी कोई सेपरेट वीडियो बना दूं, बिकॉज आई बिलीव दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे चार्जेस के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक एक्चुअली। इट्स प्रॉब्लम 14 अगर आप इसको करना चाहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट जस्ट टेल्स यू कि कितने तरीके हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। यू जस्ट इमेजिन समथिंग, यू इम्प्लीमेंट दैट, एंड आप उसका रिजल्ट देख के हैरान रह जाते हैं कि वाओ एक्चुअली दिस हैपेंस। ओके, इट हैपन्स बिकॉज जो आप अजम्पशंस लेते हैं ना, जो आप चीज सोचते हैं अपने दिमाग में, वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, वो राइट है, वो गलत नहीं होती। आप कोई चीज वायलेट नहीं कर रहे होते, आप वही चीज वही डेटा इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉब्लम में दिया होता है, और अगर आप वही डेटा इस्तेमाल करें, वही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें जो प्रॉब्लम में दी होती है, तो आपका जवाब जो है वो हमेशा ही सही होता है और सेंस भी बनाता है। सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर, एंड we have one more very important topic which is the Gauss's law and the conductors। अब तक हम जो भी चीजें पढ़ रहे थे वो सारी की सारी इंसुलेटर्स थी। अब हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के केस में Gauss's law जो है वो कैसे मॉडिफाई होता है, या कैसी फॉर्म इख्तियार करता है, and that is even important and interesting than these insulators। तब तक के लिए बाय बाय।